द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज एक दफ़ा फिर मेरे साथ मध्य प्रदेश से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर ऋषि भारद्वाज। ऋषि, पिछली दफ़ा हमने इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की बात की थी और ख़ास तौर पर फोकस किया था खालिस्तान मूवमेंट पे। तो उसमें एक दो चीज़ें रह गई थी। उसके एक तो ये कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेपरेटिस्ट जो सिख हैं उन्होंने रेफरेंडम्स करवाए हैं, मसलन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। लेकिन उसके रिजल्ट्स अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किए। और ये भी मैं बताता चलूं कि इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा सिख जो हैं वो कनाडा में रहते हैं और उनकी तादाद 8 लाख के करीब है, जो कनाडा की पॉपुलेशन का 2% बनते हैं। और इंडिया में सिख जो हैं 1.72% बनते हैं इंडिया की आबादी का। जी, रेफरेंडम के बारे में बताइएगा कि उनका रिजल्ट क्यों नहीं आया अब तक। जी, थैंक यू शकील साहब। और टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जो है पॉइंट बताना चाहूंगा कि आपने बात की परसेंटेज की, सिख्स। तो द कंट्री विच हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ सिख्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो अफगानिस्तान थी। 1970s में सिख्स अराउंड 4% थे अफगानिस्तान की पॉपुलेशन का, सिविल वॉर स्टार्ट होने के पहले। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और आपने बात की रेफरेंडम की, तो यस, रेफरेंडम करवाए गए हैं डायस्पोरा सिक्स में, जो कि मसलन अमेरिका के अलग अलग शहरों में, कनाडा में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, बट उनके रिजल्ट्स आज तक नहीं डिक्लेयर किए गए हैं। तो इसका मतलब तो आई थिंक ये है कि इवन डायस्पोरा सिक्स जो है वो भी खालिस्तान को उतना ओवरवेलमिंगली सपोर्ट नहीं करते हैं। मसलन जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, उन्होंने भी रेफरेंडम्स करवाए दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में जहाँ पे वो रेफ्यूजी के तौर पे रह रहे हैं। उन्होंने माइग्रेट किया श्रीलंकन सिविल वॉर स्टार्ट होने के बाद 1983 के बाद, और उन रेफरेंडम्स के रिजल्ट्स उन्होंने डिक्लेयर किए और उसमें ओवरवेलमिंग परसेंटेज ऑफ तमिल्स, उन्होंने सेपरेट तमिल नेशन श्रीलंका में उसके लिए वोट डाला। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने कहा भी है कि जो रेफरेंडम्स हुए दे वर फ्री एंड फेयर, और ये खुद इंटरनेशनल एजेंसीज ने करवाए थे। तो ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट मैं ये एड्रेस करना चाहूंगा कि डायस्पोरा सिक्स आखिर इनमें इतनी ज्यादा क्यों है, खालिस्तान का जिसको कहते हैं, खालिस्तान के प्रति एक्साइटमेंट। अगर इन काफी सारे ऐसे यंग सिख्स हैं जो कि मतलब कनाडा में पैदा हुए या ब्रिटेन में पैदा हुए, जो कि इंडिया कभी आए ही नहीं है, बट फिर भी वो सबसे ज्यादा पैशनेट आपको दिखेंगे खालिस्तान के लिए। तो खालिस्तान कोई एक ऐसी कोई पीस ऑफ लैंड नहीं है उनके इमेजिनेशन में। खालिस्तान उनके लिए एक एक्चुअली आइडेंटिटी मार्कर है, क्योंकि सिख्स जो वेस्टर्न कंट्रीज में या ओवरऑल जो हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, ये लोग इंटीग्रेट नहीं हो पाते वहां की सोसाइटी में। मसलन जो सिख रहते हैं तो वो वहां की सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं, मुसलमान इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं, इवन हिंदू भी इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक और हार्डकोर हिंदू नेशनलिज्म आपको डायस्पोरा के हिंदूज में मिलेगा। सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव आपको मुस्लिम्स मिलेंगे, जो कि इंडियन मुस्लिम्स या पाकिस्तानी मुस्लिम्स अमेरिका में रह रहे हैं। वहां पे आपको हिजाब भी दिखेगा। अधिकतर पाकिस्तानी जो लेडीज होती हैं वो हिजाब करती हैं अमेरिका में, मैंने खुद देखा है। तो आपको बहुत ही हार्डकोर कंजर्वेटिव मुस्लिम्स मिलेंगे वेस्टर्न जी सोसाइटीज में, कंजर्वेटिव जी, सिख्स मिलेंगे। हाँ जी ऋषि, मैं एक सॉरी फॉर इंटरप्शन। यहाँ पे ना कहा जाता है पाकिस्तान में कि जब तक आप रहते हैं पाकिस्तान में तो आप अमेरिकन स्कूल ढूंढते हैं अपने बच्चों के लिए, जो ही आप अमेरिका जाते हैं फिर आप इस्लामी स्कूल ढूंढते हैं। जी, ये भी एक कंट्राडिक्शन देखने में आती है। जी, वही माइनॉरिटी मेंटेलिटी कि जब इंसान माइनॉरिटी में होता है तब वो अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपने कल्चर को लेके, अपने ट्रेडिशंस को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है, और उसको लगता है कि उसकी आइडेंटिटी कहीं खत्म ना हो जाए। इसीलिए वो एक सेपरेटिज्म या मतलब कि हम अलग हैं मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से, ये दिखाने के लिए। और जो वहाँ की सोसाइटीज हैं वो ओवरवेलमिंग वाइट एंड क्रिश्चियन सोसाइटीज हैं, तो वैसे भी वो नॉन वाइट्स और नॉन क्रिश्चियंस को उतनी जो है जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट ये भी है। इसीलिए जो सिख्स हैं वो 50 साल
60 साल रहने के बाद भी कनाडा में वो कैनेडियन सोसाइटी का पार्ट नहीं है। सो वो लाइक ना तो इंडिया के रहे ना कनाडा के, सो दैट्स व्हाई उनमें खालिस्तान का एक जो है लाइक वो एक टाइप की एक आइडेंटिटी है उनकी। इट्स नॉट अ फाइट फॉर अ सॉवरेन नेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिख नौजवान तो कभी इंडिया आए ही नहीं है, और दैट्स व्हाई आपको इंडिया में उतना सेंटीमेंट नहीं मिलता है खालिस्तान को लेके इंडियन पंजाब में, जितना कि आपको वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है। जी अच्छा ऋषि, ये भी बताइए कि बहुत सारे सिख जो हैं, जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, अब वो इंडिया नहीं आ सकते, उनको बैन कर दिया गया है, या ओवरसीज कार्ड कहते हैं ना उसको आप। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई हाँ कार्ड। जी, ओसीआई कार्ड जो हैं उनके कैंसिल कर दिए गए हैं। कितने सिख होंगे ऐसे जिनके ये कार्ड कैंसिल किए गए हैं? एंड डोंट दे फील डिप्राइव्ड कि आपकी इतनी ज्यादा सेक्रेड प्लेसेस हैं इंडिया में और आप वहां जा नहीं सकते? यस, तो इसमें उन्हें ही सोचना चाहिए कि लाइक मतलब एटलीस्ट वो जहां के लिए जहां की बात करते हैं पंजाब की या अमृतसर की या गोल्डन टेम्पल की, उन्होंने ऐसे काम किए कि अब वो वहां पूरी लाइफ में कभी विजिट नहीं कर सकते हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ शेम फॉर देम, और उन्हें सोचना चाहिए कि वो एक ऐसी मतलब जो है बात कर रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है, और कोई भी सीरियस जो है एनालिस्ट खालिस्तान को आज पॉसिबिलिटी नहीं मानता है। तो खालिस्तान स्टार्टिंग से ही एक जो है वो डेड हॉर्स रहा। कुछ साल जो है उसने लाइक खालिस्तान मूवमेंट का थोड़ा सा न्यूज में रहा, बट आफ्टर लाइक 1993 वो खत्म हो गया पूरी तरह से। बट आज भी अगर कोई बात करता है खालिस्तान की तो वो बेवकूफ़ी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए लाइक इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो है जितनी भी ऑटोनॉमी की डिमांड्स हैं, जितनी भी मतलब कल्चरल ऑटोनॉमी की डिमांड्स हैं, वो उसमें फुलफिल हो जाती हैं। तो सेसेशन जैसी कोई चीज वो जरूरी है ही नहीं, किसी भी इंडियन स्टेट को या किसी भी इंडियन को सेसेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भरपूर गुंजाइश है कि वो लोगों की डिमांड्स को एड्रेस कर सके। जी, और आपने अच्छा कहा कि कितने सिख हैं, सो आई थिंक कुछ होंगे लाइक इन अ फ्यू हंड्रेड्स जिनके कैंसल हुए होंगे। जी अच्छा, जो बहुत सारे सिख अमेरिका में, कनाडा में रहते हैं, दीगर वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि 1984 में मिसेस गांधी के मर्डर के बाद जो कत्लेआम हुआ सिखों का, उसकी वजह से वो जो है ना, दे स्टार्टेड बिलीविंग इन खालिस्तान। तो उसको कैसे देखते हैं आप? वो कहते हैं कि इतने सिख मारे गए थे, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए वो पुन्नू ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, सिक्स फॉर जस्टिस, एंड आई थिंक इट स्टार्टेड इन 2007। देखिए लाइक जो खालिस्तान मूवमेंट है ये 1984 के पहले से ही था। मैंने पिछले शोज में भी कहा है कि पहली बार लाइक खालिस्तान की बात वेस्टर्न कंट्री में जगजीत सिंह चौहान ने की थी वे बैक इन 1971, जबकि जहाँ की न्यूयॉर्क टाइम्स में जगजीत सिंह चौहान ने एक ऐड दिया था खालिस्तान का, फ्री खालिस्तान का। तो ये बात तो काफी पहले से चली आ रही थी। और हाँ, 1984 राइट्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि यस दे वर शेमफुल, और उसमें कई लोगों की कन्विक्शन हुई है, और बहुत सारे केसेस आज भी पेंडिंग है एक्चुअली। तो ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल भी जस्टिस नहीं हुआ है, ये बात कहना भी गलत होगी। जी, तो अब तक क्यों पेंडिंग है? फिर देखिए ना, कितना अरसा गुजर गया है। वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यस, बट द सिस्टम इट वर्क्स ऑन एविडेंस, यू नो, इट वर्क्स ऑन विटनेस, ये प्रॉब्लम। जी, आगे अगर हम चलें तो नागालैंड की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, उसके बारे में बताइए, उसका क्या स्टेटस है? एक एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। हैज दैट देखिए सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट डाइड डाउन और इज इट स्टिल देयर? देखिए पाकिस्तानी बात बहुत करते हैं सेवन सिस्टर स्टेट्स, जो कि उनकी लिमिटेड वोकैब है। उसमें सेवन सिस्टर स्टेट्स इंक्लूडेड है कि वहां पर बड़ी इंसर्जेंसी है और वो अलग होना चाहते हैं इंडिया से और ये वो। बट अगर उनसे नाम भी पूछ लिए जाए सेवन सिस्टर स्टेट्स के, तो आई एम श्योर कि 99.99% लोग पाकिस्तान के नहीं बता पाएंगे कि सेवन सिस्टर स्टेट्स है कौन कौन से। तो मामला काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी नुआंस्ड है, और इतना आसान नहीं है इसको समझना। तो आई एम ग्लैड आपने बात की आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। तो इसको लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वो उसको कह सकते हैं कि इंडिया का वो सबसे डाइवर्स इलाका है।
सबसे ज्यादा जो है डाइवर्स रीजन है इंडिया का, जहाँ की बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारी एथनिसिटीज, बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं। तो ये है तो ये छोटा सा एरिया, लगभग 4.5 करोड़ 5 करोड़ की आबादी का, रिलेटिवली स्मॉल एरिया कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बट ये काफी ज्यादा डाइवर्स इलाका है। तो यहाँ पर हिंदू भी पाए जाते हैं, मुसलमान भी पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट भी पाए जाते हैं, क्रिश्चियंस भी पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आसामी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, बंगाली लैंग्वेज बोलने वाले हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। सो यू कैन से इट्स अ मेल्टिंग पॉट। जो 3 स्टेट्स तो ऐसी है ना जो क्रिश्चियन मेजोरिटी हैं, वो कौन कौन सी है? नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय। सो नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय, these three are the Christian majority states in the northeast India. तो आपने बात की नागालैंड की, तो अब नागालैंड का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जानना पड़ेगा कि नागाज दे वर मोस्टली ट्राइबल पीपल। तो जब 19th सेंचुरी में वहां पर ब्रिटिश मिशनरीज एंड अमेरिकन मिशनरीज गए, तो उन्होंने जो है एन मास कन्वर्ट कर दिया नागाज को क्रिश्चियनिटी में। सो नागाज क्रिश्चियन हो गए, बट स्टिल नागाज में बहुत सारी ट्राइब्स है। नागा कोई एक कम्युनिटी नहीं है, ये भी इसमें जो है एक जो है कॉम्प्लेक्सिटी है कि नागा बोलते हैं कि नागा ट्राइब या नागा कम्युनिटी, तो वो एक्चुअली गलत बोलते हैं। नागाज में भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, तो नागा कोई ऐसी फिक्स्ड एक जो है आइडेंटिटी नहीं है। तो नागा जो ट्राइब्स थी वो कन्वर्ट हो गई क्रिश्चियनिटी में। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस वहां पर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट रही, जिसके जो द मेन द आइडियोलॉग एंड द लीडर ऑफ दैट सेपरेटिस्ट मूवमेंट वो जापू पिजो। तो ही वाज अ क्रिश्चियन लीडर, और ही वाज वेरी हार्ड लाइनर, और उन्होंने और जो है ही स्टार्टेड द इंसर्जेंसी और वायलेंट इंसर्जेंसी। और 1956 में वो ईस्ट पाकिस्तान, ही फ्लेड टू ईस्ट पाकिस्तान। उस टाइम बांग्लादेश वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान एज और उसके बाद ही वेंट टू इंग्लैंड, और जहां पर जापू पिजो की डेथ भी इंग्लैंड में 1990 में हुई। तो जापू पिजो फ्लेड टू इंग्लैंड, और फिर 1963 में नागालैंड को जो है बना दिया गया एक स्टेट। बिफोर दैट इट वाज अ यूनियन टेरिटरी। एंड 1975 में खुद जापू पिजो, उनके जो है लोग वो साइन करते हैं पीस अकॉर्ड इंडिया के साथ, एंड दे एक्सेप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो नागा वहां की काउंसिल रहती है, नागा नेशनल काउंसिल, उसमें ब्रेक अवे सेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस अकॉर्ड को मान लेते हैं और कुछ लोग जो है इस अकॉर्ड को नहीं मानते हैं। और फिर वो इंसर्जेंसी लो फॉर्म में कंटिन्यू रहती है। 2015 में फिर से एक एग्रीमेंट साइन होता है, पीस अकॉर्ड, जो उनके सेपरेटिस्ट सेक्शंस थे नागाज के, उनमें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और उसमें भी चीजें काफी हद तक रिजॉल्व हो जाती हैं। हाँ, अभी वो अकॉर्ड के सारे पॉइंट्स जो है पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, बट द इंसर्जेंसी इन नागालैंड वो लगभग जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो वहां पर ऐसा कोई इशू नहीं है। और वन थिंग मोर कि ये बहुत ही छोटे स्टेट्स हैं, जैसे नागालैंड हार्डली 2-3 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है, और उसमें भी जो है कुछ एक ट्राइब्स हैं जिनमें ये सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट पाया जाता है। बट नागालैंड में वहां पर हिंदू भी रहते हैं, और नागालैंड में मुसलमान भी रहते हैं, वहां पर बंगाली भी रहते हैं, आसामी भी रहते हैं। तो सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जी जी, आई थिंक नागालैंड पॉपुलेशन इज अबाउट 2 मिलियन। जी, यस। अच्छा, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN। तो अब इसकी क्या पोजीशन है? इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगाया हुआ है, और हमारे एक अखबार ने इसको कंडेम किया, और उन्होंने ये भी लिखा कि ये सितंबर 25, 2025 का एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस इज अ मेजर उर्दू न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान। तो उन्होंने भी ये लिखा कि इस ऑर्गेनाइजेशन पे इसलिए पाबंदी लगाई कि ये वहाँ की अवाम की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है। और अखबार ने यह भी दावा किया कि इंडिया में 67 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि प्लीज लिस्ट कर दें कौन कौन सी 67 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं। मे भी उनके पास बहुत नॉलेज है। आई डोंट नो 67 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और कौन कौन सी हैं।
सो रियली आई डोंट हैव एनी आइडिया। और लाइक अभी भी टॉक्स जो है वो कंटिन्यू चल रही है नागा फैक्शंस के साथ, और लगभग मोस्ट ऑफ देम जो है वो बात मान चुके हैं। जो बात नहीं मानेंगे उनके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन लेगी। सो या अच्छा, अभी मैंने एक वीडियो देखी, वो एक टूरिस्ट है इंडियन, वो वहां गया था नागालैंड, तो उसने दिखाया कि कुछ शॉप्स ऐसी हैं वहां पे जहां पे कोई दुकानदार नहीं बैठा हुआ, सेल्फ पेमेंट का सिस्टम है। सो दैट इज प्रीटी इंप्रेसिव, इजंट इट? यस, जो लिटरेसी लेवल्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो एक्चुअली बहुत ही अच्छे हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और लाइक जेंडर इक्वालिटी वैसे इशू, तो वो उन पैरामीटर्स में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स काफी अच्छा करते हैं। अच्छा ऋषि, आपके इल्म में है कि मणिपुर में 2023 और 24 में फसादात हुए थे, राइट्स हुए थे? तो मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू किया, डॉक्टर फारूक आदल ये कह रहे थे, या तासुर कम से कम दे रहे थे कि वहां पे 1000 क्रिश्चियंस को मारा गया। तो मैंने जो स्टेटिस्टिक्स देखे हैं उसमें ये पता चला कि टोटल जो डेथ्स थी उन फसादात में 258 थी, जिसमें क्रिश्चियंस भी थे, हिंदूज भी थे। तो वो क्या इशू क्या है वहां पे? देखिए, मणिपुर अगेन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, और मणिपुर भी लगभग साइज में उतना ही है जितना नागालैंड है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। 2-3 मिलियन वहां की भी इतनी ही पॉपुलेशन है, और वो भी काफी डाइवर्स जो है स्टेट है। वहां पर भी लाइक बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं। वहां पर मेन जो 2 ट्राइब्स हैं वो है मेइतेई एंड कुकीज। तो मेइतेई जो है ये लोग इम्फाल वैली, जो वहां की कैपिटल है इम्फाल, और उसके आसपास के जो एरियाज हैं उसको इम्फाल वैली कहा जाता है। तो ये लोग मेनली यहाँ पर बसे हुए हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर हिंदूज। ये लोग हिंदुइज्म को मानते हैं। और जो कि हिल्स के इलाके हैं आउटसाइड द इम्फाल वैली, तो हिल्स के इलाके वहां पर जो ट्राइब्स हैं उनको कहते हैं कुकी। तो कुकी जो है, कुकीज आर क्रिश्चियंस। तो इनमें जो है लैंग्वेज का डिफरेंस है, इनमें कल्चर का डिफरेंस है, इनमें रिलीजन का डिफरेंस है, इनमें कस्टम्स का डिफरेंस है। तो इसीलिए जो वहां की ये जो वहां पर हुआ है, तो एक्चुअली इसको कह सकते हैं कि ये 2 ट्राइब्स के बीच की लड़ाई थी, मैतेईज के बीच एंड मैतेईज एंड कुकीज के बीच की लड़ाई थी जी। अच्छा, तो अभी अभी क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं वहां पे? अभी अमन है? और मेरा ख्याल है हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसकी वजह से ये फसादात शुरू हुए। जी जी, वहां पर जो है कुकीज को जो लाइक शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने की बात हो रही थी, तो उससे उन्हें स्पेशल रिजर्वेशंस और उस तरह की चीजें मिलती, तो इसको मैतेई ट्राइब ने जो है इसको अपोज किया था। तो ये जो है मेन वहां पर लड़ाई का कारण बना, बट उनके बीच जो है टेंशंस काफी टाइम से है दोनों ही ट्राइब्स के बीच जी। और मेरा ख्याल है मेती ट्राइब जो है वो भी कुछ शायद इसी तरह की रिजर्वेशन चाह रहा था कि हमें जी भी शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस दिया जाए। जी, शेड्यूल ट्राइब जी। अच्छा, इसके अलावा जो है आप बताइए और कौन सी मूवमेंट हैं जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए? जी, लाइक एक मेघालय में भी मूवमेंट पहले थी, और उसमें जो है जो वहां पर जो डोमिनेंट ट्राइब है वो खासी ट्राइब है, बट खासी ट्राइब इज ओनली लाइक अराउंड 45 to 50% ऑफ द पॉपुलेशन। और जो बाकी सब ट्राइब्स है जो कि नॉन खासीज हैं, तो दे आर लाइक 50% मिला के। तो लाइक जो कुछ खासी लाइक मतलब जो उनके लीडर्स थे, उन्होंने एक टाइप की इंसर्जेंसी चलाई थी कि हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है और यहाँ पर नॉन खासी लोगों को बसाया जा रहा है और हमारे राइट्स जो है वो छीने जा रहे हैं। तो जो है इसको लेके बट इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया उनके खिलाफ, और ये इंसर्जेंसी डाई डाउन हो गई। और ऐसे ही एक लाइक स्टेट है मिजोरम, जहां पर इंसर्जेंसी थी, और वहां पर इंसर्जेंसी इसीलिए हुई क्योंकि मिजोरम वो पहले लाइक इट वाज अ पार्ट ऑफ आसाम, एंड वो कोई अलग से स्टेट नहीं था। और वहां पर 50s में फैमिन भी पड़ा। एंड वन थिंग मोर, लाइक ये जितनी भी इंसर्जेंसीज हुई नॉर्थ ईस्ट में 50s एंड 60s में, इसको जो है ईस्ट पाकिस्तान से जो है काफी ज्यादा लाइक सपोर्ट मिला, और उनका लॉन्च बेस ईस्ट पाकिस्तान ही हुआ करता था। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जापू पीजो ही ऑल्सो फ्लेड टू ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान में ये सब इंसर्जेंट मूवमेंट्स का बेस हुआ करता था। तो मिजो ट्राइब्स के जो इंसर्जेंट्स थे इनको भी ईस्ट पाकिस्तान से काफी मदद मिली, और 1966 में इसने काफी वायलेंट फॉर्म जो है वो ले लिया, तो जिसके जो है अगेंस्ट फिर इंदिरा गांधी ने वहां पर मतलब
एरियल बॉम्बिंग की, और वो फर्स्ट इंस्टेंस है, जबकि फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टेंस जबकि एयर बॉम्बिंग की गई। और वो एयर बॉम्बिंग भी एक्चुअली इसीलिए की गई थी कि जो सप्लाईज जो वहां पर देनी थी प्लेन्स से, वो नहीं दे पा रहे थे, इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी हो गई थी, तो इसीलिए एयर बॉम्बिंग की गई कि ग्राउंड से लोग हट जाए, कि हम जो है सप्लाईज अपने सोल्जर्स को ऑन द ग्राउंड प्लेन से गिरा सकें। जी, तो ये वहां का बैकग्राउंड है। तो लाइक इसमें लाइक इंसर्जेंसी चलती रही, बट 1986 में राजीव गांधी और लाल डेगा, जो कि वहां के इंसर्जेंट लीडर थे, उन्होंने एक पीस अकॉर्ड साइन किया जिसमें डिमांड्स थी कि मिजोरम को एक सेपरेट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, और जो है उसे लाइक वहां पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाए। तो ये सब चीजें थी, तो ये सब चीजें बातें मान ली गई। लाल डेगा बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, और मिजोरम एक सेपरेट स्टेट बना, मिजोरम में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। तो ये सब बातें मान ली गई, और वहां पर इंसर्जेंसी इट एंडेड फॉर गुड। जी। अच्छा ऋषि, आपने बात की कि ईस्ट पाकिस्तान से फोमेंट किया जाता था सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट को, तो पाकिस्तान में इंप्रेशन ये है कि इन इंडियन रियासतों से ईस्ट पाकिस्तान में फोमेंट की जाती थी सेपरेटिस्ट मूवमेंट। अगरतला कंस्पिरेसी केस का आपने जिक्र सुना होगा। जी जी जी। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, अगरतला कंस्पिरेसी केस वो तो लाइक काफी बाद में हुआ है। आप बता सकते हैं कौन से ईयर में था, कब की बात है ये? इट वाज वे लेट इन द 60s, राइट? अगरतला कंस्पिरेसी केस ये 1968 की बात है। जी जी। तो इसके पीछे भी लाइक एक बैकग्राउंड है कि अगरतला कंस्पिरेसी केस क्या था कि शेख मुजीबुर रहमान, वो इंडियन जो वहां पे लीडर्स थे और कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, उनसे जाके मिले और उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस रखे। ऐसा तो था नहीं कि उसी टाइम इंडिया ने डिसाइड कर लिया, और कोई इंसर्जेंसी थी भी नहीं बंगला लाइक ईस्ट पाकिस्तान में उस टाइम। वुड यू डिसएग्री विद दैट? नहीं, उस वक्त तो इंसर्जेंसी नहीं थी। यस, आई तो एग्री। इंडिया ने कोई लेकिन इंसर्जेंसी फॉर्मेट नहीं किया पाकिस्तान में। लेकिन एक वहां पे एक अनरेस्ट एक तरह से थी। तो अनरेस्ट किस वजह हाँ से हुई? जी। अनरेस्ट किस वजह से हुई? आपकी अपनी पॉलिसीज की वजह से। मैं यहां तक आपको बता दूं, 1950 में जब जोगिंदर नाथ मंडल ने रिजाइन किया, उस टाइम वो लिख रहे हैं कि ईस्ट पाकिस्तान वो जो है कॉलोनी बन चुका है वेस्ट की। 1950 में ये लिख रहे हैं वो बात। 1964 में जब शेख अब्दुल्ला गए पाकिस्तान, तो वहां पर उन्होंने उनसे किसी ने बात किया कि कश्मीर में प्लेबेसाइट के लिए, तो उन्होंने बड़े गुस्से में आके कहा कि कश्मीर में प्लेबेसाइट की जरूरत नहीं है, अगर किसी जगह में प्लेबेसाइट की जरूरत है तो वो ईस्ट पाकिस्तान है। ये बात शेख अब्दुल्ला 1964 में कह रहे हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में प्लेबेसाइट की जरूरत है। तो अनरेस्ट जी, तो सालों से चला आ रहा था ईस्ट पाकिस्तान में, और इंडिया ने कोई जो है इंसर्जेंसी को बढ़ावा नहीं दिया। अब वो आप लोगों की गलतियों की वजह से जो है ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो और आप लोग उसमें इंडिया को ब्लेम करते हैं। तो पाकिस्तानी की यही हैबिट है कि वो हर चीज के लिए अपने को ब्लेम नहीं करते, वो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि ये इजराइल की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है। जी अच्छा ऋषि, असम के बारे में भी ब्रीफली हमें बात करनी चाहिए। जी। आसाम में भी कुछ इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, जिसमें सबसे मेन था अल्फा, जिसने की इंसर्जेंट मूवमेंट चलाई। बट वही इंडियन गवर्नमेंट की जो वहां पर लाइक जो एक्शन लिए इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट, और फिर जो है उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की, तो कई सारे जो है इंसर्जेंट्स वो मारे गए, कई ने सरेंडर किया, और उसमें बहुत सारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस बन गए। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि लाइक पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जहां पर है भी, तो वहां पर बहुत ही लो लेवल की जो है इंसर्जेंसी है। तो कोई ऐसी कोई सिग्निफिकेंट इंसर्जेंसी इस टाइम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं है। जी। मैंने कहीं पढ़ा कि असम में एक मुस्लिम ग्रुप था, इट वाज कॉल्ड मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ असम, MULTA, मल्टा। और ये अल्फा के साथ मिलके, अल्फा कहेंगे या उल्फा कहेंगे, उसके साथ मिलके इसने भी कुछ ना कुछ जद्दोजहद की, और इनका एम था इस्लामिक स्टेट कायम करना। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहली बार मैं ऐसा किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुन रहा हूँ, और कोई ये फेक फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा जो कि आज की डेट में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आसाम वो एक हिंदू मेजोरिटी स्टेट है,
तो आप देख सकते हैं कि अल्फा के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, इस जो है ये ऑर्गेनाइजेशन इसके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। तो ये लोग कितने इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है इन ऑर्गेनाइजेशंस की, और ये जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनकी मेन कमाई एक्सटॉर्शन से होती है, किडनैपिंग, ड्रग स्मगलिंग, आर्म्स स्मगलिंग, ये सब तरीकों से ये पैसा कमाते हैं। तो आप देख सकते इन लोगों में कोई आइडियोलॉजिकल ऑनेस्टी नहीं होती है, ये सिर्फ पैसे और पावर के जो है भूखे होते हैं। जी अच्छा ऋषि, असम में मुसलमानों का परसेंटेज बड़ी तेजी से बढ़ा है, जी यानी 25 हुआ करता था ये, अब जो है वो 35 से भी शायद ऊपर है। इसकी जी क्या वजह है? कि फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट कम होती है मुसलमानों से। ऑल ओवर इंडिया आप देख सकते हैं यही फिनोमेना है, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है इंडिया में जहां पर हिंदुओं की का फर्टिलिटी रेट मुसलमानों से ज्यादा हो। पूरे इंडिया में मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है, आसाम इज नो एक्सेप्शन। और प्लस जो है बहुत माइग्रेशन भी, इलीगल माइग्रेशन भी हुई है बांग्लादेश से, काफी सारे बंगाली मुस्लिम्स इलीगली आके बस गए हैं, इसीलिए आसाम में जो मुस्लिम पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही है। जी मैंने एक दफा कहीं पढ़ा, औरिया मकबूल जान ने कहा था कि 2 करोड़ के करीब बांग्लादेशी जो हैं वो इंडिया में रह रहे हैं। डू यू फाइंड दैट फिगर क्रेडिबल? ऑनेस्टली स्पीकिंग आज तक ऐसा कोई सर्वे हुआ नहीं है कि जिसमें एग्जैक्ट नंबर पता चल पाए, बट मैं मानता हूं कि ये नंबर काफी हाई होगा जो बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं। बिकॉज इशू ये है कि ऐसा है बंगाल के बहुत सारे इलाकों में, मतलब कि बांग्लादेश में वो जो है नौकरी का मतलब रहते हैं, नदी तैर के जो है पार करके सुबह आते हैं इंडिया, नौकरी करते हैं, और शाम को जो है नदी जो है तैर के पार करके वापस बांग्लादेश चले जाते हैं। तो इस टाइप का जो है माहौल है। और जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर तो लेबर क्लास में आपको बांग्लादेशी ही बहुत सारे मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि, और बॉर्डर वो काफी पोरस है आज भी इंडिया और बांग्लादेश की, तो काफी बड़ी तादाद में बंगाली और बांग्लादेशी जो है मुस्लिम वो इंडिया में रहते हैं। जी तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं रोकती उनको? The border security force है, but it's hard to man such a long and harsh border कि वहां पर इतनी नदियां हैं, इतने जंगल हैं, एंड नदियों के कोर्स भी चेंज होते हैं। कभी कोई पार्ट, कभी नदी इस साइड बहने लगती है, अगले साल नदी जो है थोड़ा सा कोर्स चेंज कर लेती है, उसके अगले साल फिर कोर्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो बॉर्डर्स वो तक शिफ्ट होते रहते हैं इधर उधर थोड़ा बहुत। सो दैट्स वाई कौन सा एरिया इंडिया में है बांग्लादेश में है ये डिमार्क करना भी बड़ा मुश्किल है। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरह नहीं है जो है इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर। जी और 2015 में ऋषि एक बॉर्डर एग्रीमेंट भी हुआ था बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, और उसमें काफी सारा इलाका जो है बांग्लादेश को मिला था। गालबन 10,000 एकड़ था, कितना था? यस तो काफी सारे जो है इंडिया ने जो बॉर्डर को यूनिफॉर्म बनाने के लिए कि बॉर्डर वेल डिफाइंड और यूनिफॉर्म रहे, तो इंडिया ने काफी सारा जो है उसको एनक्लेव्स बोलते हैं। सो इंडिया गेव मैनी एनक्लेव्स टू बांग्लादेश, और कुछ बांग्लादेश से एनक्लेव्स इंडिया को भी मिले थे। जी अच्छा, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स ऋषि? ये कंक्लूडिंग थॉट्स यही है कि आप देखेंगे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, और वो इतने अल्टरनेटिव्स ऑफर करता है लोगों को कि सेसेशन की डिमांड किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और फ्रीडम्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती हैं, ये किसी भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी फ्रीडम्स नहीं मिलती हैं। हाउ तो कैन यू आई से थिंक दैट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट। कि इवन जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन था जब वो लागू हुआ तो उसमें स्लेवरी लीगल थी। सो और यूएस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं कि ब्लैक पीपल कैन नेवर बी यूएस सिटीजन्स, तो बिफोर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी बाय अब्राहम लिंकन। तो यही इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्लेवरी और वो सब जो है सिस्टम्स को लीगलाइज किया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं बेस्ट मानता हूँ, और सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन है, एक एक आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, एक एक आर्टिकल वेल डिफाइंड है, कोई ऐसा वेग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है पाकिस्तान की तरह की। मसलन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इस्लामिक आइडियोलॉजी, बट
ये इस्लामिक हर किसी पब्लिक ऑफिशियल को पाकिस्तान में ओथ लेनी पड़ती है इस्लामिक आइडियोलॉजी की कि आई विल स्ट्राइव टू डिफेंड द इस्लामिक आइडियोलॉजी। मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का है, बट इस्लामिक आइडियोलॉजी है क्या ये डिफाइन ही नहीं है। तो यू नो सच एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो डिफाइन ही नहीं है। एटलीस्ट यू नो आपको डिफाइन करना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्हाट इज इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो वो एक बात है। तो एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। हाँ, और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि नागालैंड और मिजोरम जैसे स्टेट्स को जो है बहुत ही ज्यादा राइट्स मिले हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो ये एक क्रिश्चियन मेजोरिटेरियनिज्म की भी निशानी है कि वहाँ आर्टिकल 371 में यहाँ तक लिखा है नागालैंड और मिजोरम के लिए कि इंडियन पार्लियामेंट के जो लॉज हैं वो कोई भी लॉ लागू नहीं होंगे जो कि नागा कस्टमरी एंड रिलीजियस लॉ या मिजो कस्टमरी एंड रिलीजियस लॉ के अगेंस्ट है, अनलेस कि वहाँ की स्टेट असेंबली उसे अप्रूव नहीं करती है। तो ये सेकुलरिज्म का हाल है इंडिया में कि बहुत सारे लाइक यू नो स्टेट्स में जो कि हिंदू मेजोरिटी नहीं है वहां पर सेकुलर लॉ नहीं लगते हैं, वहां पर उनके रिलीजियस लॉ वो सुपीरियर हैं टू द सेकुलर लॉ। और जब वहां की स्टेट असेंबली कहती है कि यहाँ पर ये लॉ जो है एनफोर्स होगा पार्लियामेंट का, तभी वो लॉ एनफोर्स होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक जो है कितने ज्यादा राइट्स मिले हुए हैं जो कि एक आम हिंदू को नहीं मिले हैं इंडिया में। तो वो एक नागालैंड के क्रिश्चियन या मिजोरम के क्रिश्चियन को मिले हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है फ्लेक्सिबिलिटी कि एक तो लाइक स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने राइट्स हैं, मसलन एग्रीकल्चर, लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब। फिर कुछ स्पेशल स्टेट्स भी होते हैं जिन्हें स्पेशल ऑटोनॉमी दी जाती है, और जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको शेड्यूल 6 के तहत अलग से ऑटोनॉमी दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि लाइक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें हर टाइप के जो है डिमांड को जो है वो एड्रेस किया जा सकता है। तो अगर आप देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ही फ्लेक्सिबल है और इसमें हर तरह की डिमांड के लिए गुंजाइश है सेसेशन के अलावा। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स आ चुके हैं कि कोई भी जो है इलाका इंडिया से सेसीड नहीं कर सकता है। तो ये एक टाइप का इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। हाँ, पर अगर किसी की कोई जो भी एग्रीमेंट होगा वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो आप देखें कि कितने सारे सेपरेटिस्ट लीडर्स थे जिन्होंने जो है सेपरेटिज्म छोड़ा और फिर वो जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बन गए। ये चीज आसाम में हुई, ये चीज नागालैंड में हुई, ये चीज मिजोरम में हुई, ये चीज तमिलनाडु में हुई, ये चीज जम्मू कश्मीर में हुई, ये चीज पंजाब में हुई, ऑल ओवर इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि कल तक जो सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट था आज वो सबसे बड़ा इंडियन नेशनलिस्ट है। तो दैट्स हाउ अ कंट्री वर्क्स कि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी रहें। हाँ, जो वायलेंट लोग हैं उनके अगेंस्ट आप जो है कार्रवाई जरूर करें, आर्मी और पुलिस का यूज करें, बट सिर्फ जो है ब्रूट फोर्स से लोगों के इश्यूज सॉल्व नहीं होते हैं। आपको लोगों को ऑटोनॉमी और उनके राइट्स भी देने चाहिए और ये बात पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि कश्मीर में तो मूवमेंट अभी तक जारी है, आप कह रहे हैं कि खत्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट ओवर। आप अगर देखें कि पहले जो इंसर्जेंसी के जो नंबर्स थे और आज इंसर्जेंसी के नंबर्स हैं तो लाइक इट्स नेग्लिजिबल। और इसमें जो है दाद देनी पड़ेगी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, आर्मी की, जम्मू कश्मीर पुलिस की और कश्मीर के लोगों की कि उन्होंने रियलाइज किया कि इंसर्जेंसी से कुछ हासिल नहीं होता है और काफी सारे वहां पर सेपरेटिस्ट लीडर्स ने जो है सेपरेटिज्म छोड़ा और लाइक मेन स्ट्रीम इंडियन पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, जिसमें आप कह सकते हैं कुका पारे जैसे लोग शामिल थे। ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी मीडिया वो थोड़ा सा होमवर्क किया करे इंडिया के लिए और फैक्ट चेक किया करे कि जैसे इंडिया में 40 रियासतें हैं, इंडिया में 40 इंसर्जेंसीज चल रही हैं, इंडिया में 60, 65, 70, 80, 100 इंसर्जेंसीज चल रही हैं, हर कोई अलग होना चाहता है, इंडिया बिखरने वाला है। इस तरह की चीजें जो है ये दिखाता है कितना इररेस्पॉन्सिबल है मीडिया। और थोड़ा सा आप होमवर्क करें, जगह रीजन्स के बारे में जाने, लोगों के बारे में जाने, वहाँ की डेमोग्राफिक्स क्या है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना फ्लेक्सिबल है, वो क्या क्या जो है सहूलियतें देता है लोगों को, उसमें ऑटोनॉमी की कितनी गुंजाइश है। इन सब चीजों को आप पढ़ें तो फिर आप देखेंगे कि यू नो लाइक इंडिया को मैं कह सकता हूँ कि वर्ल्ड में लाइक इंडिया ने जिस तरह से इंसर्जेंसीज को टैकल किया है वैसे ही
कोई भी कंट्री पूरे दुनिया में नहीं है। जी थैंक यू ऋषि। आई थिंक वी कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड। तो कोई दोस्त अगर अपोजिंग व्यू देना चाहें, दे आर वेलकम। थैंक यू सो मच।